नमस्कार साथियों, सागर यूथ पाठशाला मध्य प्रदेश लेक्चर सीरीज का ये तीसरा पार्ट है और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति 1947 में थी, 1947 से लेकर आज जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ है, ये कितने चरणों में हुआ है, क्या क्या परिस्थितियां बनी थी और क्यों मध्य प्रदेश का इस प्रकार से पुनर्गठन किया गया। ये जो मैप आप हमारे पीछे देख रहे हैं या इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्थिति मध्य प्रदेश की थी 1947 से लेकर 1956 तक, जब मध्य प्रदेश जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में विभाजित था। ये जो क्षेत्र था ये मध्य भारत प्रांत हुआ करता था। ये वाला जो इलाका है ये विंध्याचल क्षेत्र हुआ करता था। ब्लू वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये सीपी बरार हुआ करता था और येलो वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये क्षेत्र भोपाल स्टेट था। फिर 1956 के बाद ये जो स्ट्रक्चर एमपी का था, जिसमें आज का छत्तीसगढ़ भी शामिल था, ये रहा 1956 मध्य प्रदेश के गठन से लेकर सन 2000 तक कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश का शेप रहा। ठीक है, इसके बाद आज का जो मध्य प्रदेश है या सन 2000 के बाद का जो मध्य प्रदेश है, उसका जो कहना चाहिए मैप है वो कुछ इस प्रकार का है। ये परिवर्तन क्यों आए, क्या कारण था इन परिवर्तन के पीछे, उसका अध्ययन आज हम इस लेक्चर के माध्यम से करेंगे, जो आपके लिए एमपीपीएससी प्री, मेंस, एमपीएसआई और अन्य एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं या जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में मध्य प्रदेश का उल्लेख किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, मनुस्मृति, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा मनुस्मृति के विषय में या मनुस्मृति का। मनुस्मृति में मध्य प्रदेश का उल्लेख किस प्रकार से हुआ है, तो आचार्य मनु की कृति हुआ करती थी, कौन सी, मनुस्मृति। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश का संकेत करते हुए मध्य प्रदेश तो नहीं था हालांकि उस समय, लेकिन ये जो क्षेत्र था जहां पर आज का मध्य प्रदेश है, उसको मनुस्मृति में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। उत्तर में हिमाचल और दक्षिण में विंध्याचल के बीच का भाग था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है हमारे मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र को, कि उत्तर में ये वाला इलाका हो गया आपका हिमाचल का। ठीक है, और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरा है विंध्याचल पर्वत, तो ये विंध्याचल वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो उत्तर में हिमाचल और दक्षिण में मध्य प्रदेश के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, या विंध्याचल और ऊपर हिमाचल के बीच का इलाका के बारे में विषय या इस विषय में या इस विषय के बारे में बताया गया है किसमें, मनुस्मृति में। जहां सरस्वती नदी का लोप हुआ था उससे पूर्व और प्रयाग के पश्चिम तक विस्तृत है। ठीक है, तो सरस्वती नदी का लोप हुआ था, कहाँ पर लोप हुआ था, प्रयागराज में। ठीक है, उसके पश्चिम में विस्तृत क्षेत्र है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला क्षेत्र हो गया प्रयाग का, तो प्रयाग के पश्चिम में विस्तृत क्षेत्र हो गया कौन सा, मध्य प्रदेश का। पूर्व से पश्चिम के सागरों तक फैला यह क्षेत्र दोनों पर्वत श्रृंखलाओं, मतलब ऊपर हिमालय और नीचे विंध्याचल के बीच स्थित होने के कारण आर्यवर्त कहलाता था। तो जो हमारा आज का मध्य प्रदेश है वो मनुस्मृति के काल में किस नाम से जाना जाता था, आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। क्यों, क्योंकि आर्यवर्त को ऐसे ही परिभाषित किया गया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऊपर में कौन सा क्षेत्र, हिमाचल, और नीचे कौन सा, विंध्याचल। ऊपर हिमाचल, नीचे विंध्याचल। जहां पर सरस्वती नदी का लोप हुआ, कहां पर हुआ, प्रयागराज में, उसका पश्चिम वाला इलाका। और दोनों सागरों के बीच कौन कौन से सागर हो गए, तो इस तरफ आ गया हमारा अरब सागर और उस तरफ आ गया कौन सा, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र। ठीक है, तो दोनों सागरों के बीच का पूरा इलाका आर्यवर्त कहलाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को उस समय किस नाम से जाना जाता था, आर्यवर्त के नाम से। यह हम ये भी बोल सकते हैं कि आज का जो मध्य प्रदेश है वो उस समय आर्यवर्त का हिस्सा हुआ करता था। अब प्राचीन काल में मध्य प्रदेश, अभी तो अपन ने देखा कि मध्य प्रदेश को मनुस्मृति में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। अब अपन देखने जा रहे हैं कि प्राचीन काल में
मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? तो चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग रहा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के द्वारा जो कहना चाहिए मौर्य साम्राज्य स्थापित किया गया था, उसका विस्तार आज के मध्य प्रदेश का था। ठीक है, उज्जैनी उसकी एक दूसरी राजधानी हुआ करती थी, पहली तो पाटलिपुत्र थी, दूसरी उज्जैनी थी। अशोक के समय बौद्ध धर्म की प्रसार भूमि बने क्षेत्र भी इसी मध्य भारत का भाग थे। ठीक है, सांची स्तूप के विषय में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे अन्य मॉन्यूमेंट्स हैं या सम्राट अशोक से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी गाथाएं हैं जिनकी रूपरेखा मध्य प्रदेश की भूमि पर घटित हुई थी। ठीक है, तो प्राचीन काल में मध्य प्रदेश किसका हिस्सा रहा? मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, फिर 1 नवंबर 1956 नए मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को किसका गठन हुआ? नए मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को देश के नक्शे पर नया मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। यह नया मध्य प्रदेश किन राज्यों से मिलकर बना था? तो सबसे पहले मध्य भारत। ठीक है, तो ये जो आप पिंक कलर का एरिया देख रहे हैं, ये कौन सा क्षेत्र हो गया आपका? मध्य भारत। ठीक है, दूसरा हो गया कौन सा? विंध्य प्रदेश। तो ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, ये वाला क्षेत्र हो गया विंध्य प्रदेश। अब ये क्षेत्र भी कैसे कैसे घटित हुए थे वो सब अपन अभी पढ़ेंगे। अभी तो अपन एक आउटलाइन पढ़ रहे हैं इन चीजों की। ठीक है, और तीसरा था सीपी बरार। तो ये बैगनी कलर का जो एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया कौन सा था? ये एरिया था बेटा सीपी बरार। ये एरिया कौन सा है बेटा? ये एरिया है सीपी बरार। ठीक है, तो मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य, यह पूरा क्षेत्र हिंदी भाषा भाषी राज्यों के एकीकरण से निर्मित हुआ। ठीक है, तो जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उसके एकीकरण का कारण ही था भाषा। तो भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ। अब सबसे पहले अपन इतिहास पे चलते हैं। किसी भी चीज को अगर हमें अच्छे से समझना है तो सबसे पहले उसके इतिहास को या इतिहास की समझ होना बहुत आवश्यक है। तो 1956, 1 नवंबर 1956 को एमपी की स्थापना हुई। उसके पहले एमपी की स्थिति क्या थी? तो उस समय छत्तीसगढ़ और वर्तमान महाकौशल सीपी बरार का हिस्सा एक साथ मध्य प्रदेश कहलाता था। ठीक है, अब इसको, इस लाइन को इस मैप से समझते हैं। ये वाला एरिया हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का, और इसके छत्तीसगढ़ के पश्चिम वाला ये क्षेत्र हो गया किसका? महाकौशल का। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और महाकौशल ये संयुक्त रूप से कहलाते थे क्या? सीपी बरार। ठीक है, 1956 के पहले वाली स्थिति पढ़ रहे हैं अपन। छत्तीसगढ़, वर्तमान महाकौशल, सीपी बरार का हिस्सा एक साथ मध्य प्रदेश कहलाता था। तो ये पूरा का पूरा इलाका क्या कहलाता था? मध्य प्रदेश। इसकी सीमा और भौगोलिक बनावट वर्तमान मध्य प्रदेश से काफी भिन्न थी। ऑब्वियसली अभी जब अपन ने लेक्चर की स्टार्टिंग में समझा था तो अपन ने तीनों मैप्स देखे थे। अब मध्य प्रदेश क्योंकि भारत के बीचों बीच में आता है, इसलिए कहलाता है देश का हृदय। मध्य प्रदेश देश के मध्य भाग में स्थित है, इसी कारण इसे हार्ट ऑफ इंडिया या हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इसे हृदय प्रदेश। अब ब्रिटिश काल में इसके क्या क्या नाम थे? सॉरी ब्रिटिश शासन में मध्य प्रदेश दो नामों से जाना जाता था। एक तो सीपी, सीपी का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोविंसेस, और दूसरा है बरार। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, ये नाम हुआ करता था किसका? मध्य प्रदेश का। अब स्वतंत्रता के बाद जब पुनर्गठन हुआ, ब्रिटिश काल में तो हो गया क्या? सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार। अब जब स्वतंत्रता के बाद इसका पुनर्गठन हुआ तब मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी, ये 3 पार्ट्स थे मध्य प्रदेश के। स्वतंत्रता के पहले सीपी बरार, स्वतंत्रता के बाद ये जो पूरा स्टेट है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब सीपी बरार का पुनर्गठन कैसे हुआ? तो सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार में छत्तीसगढ़ और महाकौशल को मिलाकर पार्ट ए बना। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया था सीपी बरार का, इसको नाम दिया गया क्या? पार्ट ए। ये वाला एरिया क्या कहलाया बेटा? ये वाला एरिया कहलाया पार्ट ए। पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी बनाया गया, जिसे आगे चलकर मध्य भारत नाम दिया गया। ठीक है,
ये जो पश्चिम की रियासत है या जो पिंक कलर का आपको एरिया दिख रहा है, ये था हमारा क्या, पार्ट बी। ठीक है, और पार्ट बी को ही कहा जाता था क्या, मध्य भारत। पार्ट बी ही कहलाता था बेटा क्या, मध्य भारत कहलाता था। ठीक है, उत्तर पूर्व की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया। ठीक है, उत्तर पूर्व की रियासत, ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ये है हमारा विंध्याचल क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में आता है। ठीक है, ये एरिया हो गया आपका पार्ट सी। और जो भोपाल एक अलग से पार्ट सी में ही शामिल किया गया। जो भोपाल स्टेट है, ये जो येलो वाला एरिया आप देख रहे हो, ये कौन सा एरिया है, भोपाल स्टेट। इसको भी किसमें शामिल किया गया बेटा, इसको भी पार्ट सी में ही शामिल किया गया। तो आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश कहलाता था सीपी बरार, अर्थात सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। ठीक है, दक्षिण वाला जो इलाका है जिसमें सेंट्रल प्रोविंसेस बरार अर्थात महाकौशल का क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आता था, ये महाराष्ट्र का दक्षिण वाला इलाका, इसको विदर्भ कहते थे। ठीक है, ये वाला एरिया हो गया आपका कौन सा, सीपी बरार का, इसको नाम दिया गया पार्ट ए। पश्चिम की जो रियासतें थी, ये हो गया पार्ट बी। ठीक है, इसमें मालवा और ग्वालियर वाले इलाके शामिल थे। और पूर्व की जो रियासत थी, उत्तर पूर्व की रियासत, विंध्याचल वाला जो एरिया है, उसको नाम दिया गया पार्ट सी। और भोपाल स्टेट को भी शामिल कर दिया गया बेटा किसमें, पार्ट सी में ही इसको शामिल किया। चलिए अब अपन बात करते हैं सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के गठन की। ये सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार जो बाद में पार्ट ए भी बना था। ठीक है, ये जो बैगरी वाला क्षेत्र है, ये किस प्रकार से गठित हुआ था। अंग्रेजों ने जब पेशवा, सिंधिया और भोंसले को महाकौशल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, ये जो महाकौशल क्षेत्र है, ये पूरा इलाका जहाँ आज का जबलपुर है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, अंग्रेजों ने जब इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, इसके पहले ये क्षेत्र किसका था, मराठियों का। पेशवा, सिंधिया, भोसले सब मराठा साम्राज्य से ही उद्भवित हुए हैं। ठीक है, उनका ये इलाका हुआ करता था जिन पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो इस एक नए प्रांत के रूप में गठित किया। प्रारंभ में इस नए प्रांत को कहा जाता था सागर नर्मदा टेरिटरीज। क्या बोलते थे बेटा, इस क्षेत्र को सागर नर्मदा टेरिटरीज कहा जाता था। बाद में भोंसले से नागपुर क्षेत्र भी छीन लिया, क्योंकि भोंसले मराठा शासक हुआ करते थे। ठीक है, इनकी राजधानी ही नागपुर थी। तो पहले तो महाकौशल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, बाद में जो भोसले मराठी शासक थे उनसे नागपुर क्षेत्र लेने के बाद सागर नर्मदा टेरिटरीज और नागपुर क्षेत्र को मिलाकर 2 नवंबर 1861 को गठित हुआ सेंट्रल प्रोविंसेस। ठीक है, सागर नर्मदा टेरिटरीज, ये महाकौशल वाला क्षेत्र जब अंग्रेजों ने अपने कब्जे में किया तो उसे नाम दिया था क्या, सागर नर्मदा टेरिटरीज। और सागर नर्मदा टेरिटरीज के साथ जब नागपुर क्षेत्र जोड़ा तो नागपुर क्षेत्र और सागर नर्मदा टेरिटरीज संयुक्त रूप से कहलाए बेटा क्या, सेंट्रल प्रोविंसेस। इसे नाम दिया गया बेटा काय का, सेंट्रल प्रोविंसेस का। ठीक है, फिर अब इस सेंट्रल प्रोविंसेस में जो बरार या विदर्भ का क्षेत्र है वो कैसे जुड़ा। तो बरार का जुड़ाव किस वर्ष हुआ, वर्ष 1903 में। 1903 में बरार, जिसको विदर्भ भी कहा जाता था, उसके 4 जिले तथा निजाम, जो हैदराबाद का शासक था, निजाम से छत्तीसगढ़ क्षेत्र लेकर एक नया प्रांत बनाया गया। सॉरी, बरार या विदर्भ से 4 जिले लिए और निजाम से छत्तीसगढ़ क्षेत्र लेकर उसे एक नए प्रांत के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम रखा गया सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, जिसकी राजधानी बनी क्या, नागपुर। ठीक है, तो 1861 में स्थापित हो गया था क्या, सेंट्रल प्रोविंसेस। और इस सेंट्रल प्रोविंसेस में आकर बरार जुड़ा था 1903 में। ठीक है, तो आधिकारिक रूप से सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार की स्थापना हुई थी वर्ष 1903 में। अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, ठीक है,
तो स्वतंत्रता के बाद महाकौशल और छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों को मिलाकर 1950 में ए श्रेणी के राज्य के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया, जैसा कि अभी अपन ने समझा था कि सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार का कुछ हिस्सा जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसको लेकर इसे पार्ट ए में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये हुआ करता था सीपी बरार। अब इसके बाद क्या हुआ, 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो 1950 में नया संविधान लागू होने के साथ ही यह प्रांत मध्य प्रदेश कहलाने लगा। जो सीपी बरार था, जो सबसे पहले सागर नर्मदा टेरिटरीज के नाम से जाना गया, फिर सागर नर्मदा टेरिटरीज में नागपुर क्षेत्र जुड़ा, 1861 में स्थापित हुआ क्या, सीपी बरार, फिर सीपी सेंट्रल प्रोविंसेस, फिर 1903 में सेंट्रल प्रोविंसेस में जुड़ा बरार, तो वो हो गया सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार। नागपुर बरार के 8 जिले निकलने के बाद विदर्भ के महाराष्ट्र में जाने से, ठीक है, यहाँ के मतलब ये जो पार्ट ए हुआ करता था ना, पार्ट ए के पहले क्या हुआ था, इस सीपी बरार क्षेत्र में जो मराठी भाषी 8 जिले हैं वे 8 जिले दे दिए गए किसे, महाराष्ट्र को। ठीक है, और इसके 14 जिले हिंदी भाषी क्षेत्र रह गए। ये परिवर्तन हुआ था। ठीक है, और इस प्रकार से जो पार्ट ए के ये 8 जिले थे वो महाराष्ट्र को देने के बाद शेष जो सीपी बरार था वो हिस्सा बन गया किसका, मध्य प्रदेश का। अब नए मध्य प्रदेश बनने से 2 दिन पहले, मध्य प्रदेश कब बना, 1 नवंबर 1956 को। अब उसके 2 दिन पहले अर्थात 30 अक्टूबर 1956 की बात करें तो 30 अक्टूबर 1956 को मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पहले 3 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से थे, सागर से बनाया गया दमोह जिला, छिंदवाड़ा से बनाया गया सिवनी जिला और होशंगाबाद से बनाया गया नरसिंहपुर। और इस प्रकार महाकौशल के कुल 17 जिले नए मध्य प्रदेश में शामिल हो गए। महाकौशल क्षेत्र के कितने बेटा, 17 जिले किसमें शामिल हो गए, नए मध्य प्रदेश में शामिल हो गए। अब इस जो सीपी बरार वाला जो क्षेत्र है, प्रथम मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल की यदि बात करें हम तो प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ई राघवेंद्र राव यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, सीपी बरार क्षेत्र के, ठीक है, जो बाद में पार्ट ए में कन्वर्ट हुआ। और पंडित रविशंकर शुक्ल की यदि हम बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था उस समय भी मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, अब पार्ट ए की जो प्रमुख रियासतें हैं जो आज के मध्य प्रदेश का भी हिस्सा हैं, वो है आज के मध्य प्रदेश का हिस्सा है, या हम ये बोल सकते कि छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा है ये। जैसे जसपुर रियासत हो गई कहाँ की, छत्तीसगढ़ की। नागपुर रियासत विदर्भ क्षेत्र की। मकड़ाई हरदा की, हरदा तो आज के मध्य प्रदेश का हिस्सा है। सरगुजा छत्तीसगढ़ में, कवर्धा भी छत्तीसगढ़ में चला गया। खैरागढ़, रायगढ़, कोरिया, बस्तर और सारंगढ़, ये सारी रियासतें जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वे छत्तीसगढ़ का हिस्सा हो गई। विदर्भ रियासत नागपुर अर्थात महाराष्ट्र का हिस्सा हो गई। और अगर हम बात करें इन प्रमुख रियासतों में सिर्फ एक रियासत ऐसी है जो वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा बनी और वो है मकड़ाई रियासत। कहाँ की बेटा, हरदा जिले में आज आती है। यही बस वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा बनी। ठीक है, बाकी थी पुनर्गठन के बाद जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब ये सारी रियासतें मध्य प्रदेश में ही आती थी। लेकिन आज का जो मध्य प्रदेश है उसमें सिर्फ एक रियासत है जो महाकौशल क्षेत्र से मध्य प्रदेश में आई है, वो है हरदा की मकड़ाई रियासत। अब हम बात करते हैं मध्य भारत प्रांत की। मध्य भारत प्रांत जो पार्ट बी स्टेट भी कहलाता था। ठीक है, तो अगर आप इस मैप पर ध्यान से देखें तो ये वाला एरिया हो गया आपका मध्य भारत। ठीक है, और यही था क्या, पार्ट बी स्टेट। अब कैसे बना ये पार्ट बी स्टेट, तो पश्चिम की 25 रियासत, पश्चिम वाला इलाका हो गया, ये जो आप पिंक कलर का क्षेत्र देख रहे हैं ये पश्चिम एरिया हो गया मध्य प्रदेश का।
तो पश्चिम की 25 रियासतों को मिलाया गया और 22 अप्रैल 1948 को मध्य भारत प्रांत का गठन किया गया। कब हुआ बेटा ये गठित? 22 अप्रैल 1948 को मध्य भारत प्रांत का गठन किया गया और इसका विधिवत जो उद्घाटन है वो 28 मई 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। मतलब ये जो नया स्टेट बना था मध्य भारत प्रांत या पार्ट बी स्टेट, इसका विधिवत उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पर किया? तो ग्वालियर में जो जय विलास महल है, इस महल में इस स्टेट का विधिवत उद्घाटन हुआ था। अब अपन देखते हैं कि इस स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन करने की या इस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो राज प्रमुख व्यवस्था यहाँ पर लागू थी। ग्वालियर के जो राजा थे उस समय के, वे थे जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव सिंधिया को मध्य भारत प्रांत का राज प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक है, तो जीवाजी राव सिंधिया इस मध्य भारत प्रांत के राज प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए। इसी प्रकार से इंदौर का जो होलकर राजवंश था, इस होलकर राजवंश के यशवंत राव को उपराज प्रमुख बनाया गया। यशवंत राव होलकर बनाए गए क्या? उपराज प्रमुख। जीवाजी राव सिंधिया राज प्रमुख थे और यशवंत राव होलकर उपराज प्रमुख बनाए गए। इसी पार्ट बी में कुछ अन्य छोटी रियासतें भी आती थी, जैसे धार और खिलचीपुर के जो शासक थे, धार रियासत थी, खिलचीपुर भी यहाँ की एक रियासत थी। इनके जो राज प्रमुख थे, इनको इस इलाके का कनिष्ठ राज प्रमुख का दर्जा दिया गया। उस समय राज प्रमुख का दर्जा आज के राज्यपाल के बराबर हुआ करता था। उस समय का राज प्रमुख थे। आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति में ये राज्यपाल के समान दर्जा था इनका। ठीक है, अब राजधानी व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं कि ये जो पार्ट बी था या हमारे जो मध्य भारत प्रांत था, उसकी राजधानी व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो पंडित नेहरू ने जो निर्णय लिया था, उस निर्णय के अनुसार 7 माह राजधानी हुआ करती थी ग्वालियर और 5 माह राजधानी हुआ करती थी इंदौर, क्योंकि दोनों बड़ी बड़ी स्टेट थी, दोनों को दर्जा देना ही था। ग्वालियर को गठित किया गया शीतकालीन राजधानी और इंदौर को गठित किया गया ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्वालियर गठित हुई शीतकालीन और इंदौर गठित हुआ ग्रीष्मकालीन। ठीक है, और यही व्यवस्था 1 नवंबर वर्ष 1956 तक लगातार लागू रही। कब तक लागू रही बेटा? 1 नवंबर 1956 तक यही पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर लागू रही। 7 माह राजधानी ग्वालियर, 5 माह इंदौर। ग्वालियर शीतकालीन राजधानी और इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो जब तक मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ तब तक यही व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू रही। अब इंदौर जब 5 माह के लिए राजधानी थी, तो राजधानी का पूरा कार्य कहाँ पर और कैसे होता था। तो इंदौर में 5 माह राजधानी का कामकाज मोती बंगला से चलता था। कहाँ से चलता था बेटा? मोती बंगला से। यह होलकर राजवंश का सचिवालय हुआ करता था, लेकिन मध्य भारत या पार्ट बी के गठन के बाद जो मोती बंगला जो क्षेत्र है या जो बंगला है, वहां से राजधानी का पूरा कामकाज निरंतर संचालित रहा। फिर ग्वालियर इंदौर संघ का विवाद और समाधान, क्योंकि हर शासक ये चाहता था कि राजधानी जो है उसके क्षेत्र को बनाया जाए, तो ग्वालियर और इंदौर के महाराजा अपने अपने राज्यों को अलग अलग संघ बनाने के पक्षधर थे। ठीक है, ग्वालियर एक अलग संघ होगा और इंदौर एक अलग संघ होगा, इसका पक्षधर थे। परंतु वीपी मेनन ने बड़ी कठिनाई से और सरदार पटेल के कड़े रुख के कारण दोनों एक संघ बनने के लिए सहमत हो गए। ठीक है, तो दोनों को एक ही संघ में शामिल कर दिया गया। 22 रियासतों का समझौता हुआ 22 अप्रैल 1948 को। कब की बात है बेटा? 22 अप्रैल 1948 की 22 रियासतों के शासकों ने एक संघ बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। मतलब इसी मध्य भारत क्षेत्र का जो पूरा का पूरा एरिया था, वहां पर 22 बड़ी बड़ी रियासतों ने अपने को एक संघ के रूप में परिवर्तित कर लिया। और इस मध्य भारत प्रांत का जो आधिकारिक नाम हुआ
वो हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्वालियर, इंदौर एंड मालवा। क्या आधिकारिक नाम हुआ बेटा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्वालियर, इंदौर एंड मालवा। ठीक है, ये आधिकारिक नाम था। ठीक है, अब यदि हम देखें कि जब पुनर्गठन हुआ, या कहना चाहिए कि जब ये पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्वालियर, इंदौर और मालवा के रूप में ये स्थापित हुआ, तब 1950 में इसका नाम बदल कर किया गया मध्य भारत। ठीक है, तो ये आधिकारिक नाम तो बहुत ज़्यादा प्रचलित होता नहीं है, तो नाम कौन सा प्रचलित हुआ? मध्य भारत प्रांत के नाम से ये पूरा इलाका जाना गया। 1950 में भारतीय संविधान लागू होते ही इसका नाम मध्य भारत रखा गया। अब 1946 से 48 के बीच में एक निर्वाचित मंत्रिमंडल ने यहाँ पर शासन किया। समय समय पर इसके अलग अलग राज प्रमुख होते गए। कौन कौन से? लीलाधर जोशी, इनका दर्जा मुख्यमंत्री के समान था, और जो अभी अपन ने देखा राज प्रमुख, उसका दर्जा राज्यपाल के समान हुआ करता था। एक समय लीलाधर जोशी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, जो पहले मुख्यमंत्री भी बोल सकते हैं हम। फिर गोपाल कृष्ण विजयवर्गीय, तखतमल जैन, मिश्रीलाल गंगवाल, समय समय पर ये लोग, इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में इस मध्य भारत क्षेत्र में काम किया। अब 1956 में जब ये मध्य भारत क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा बनने जा रहा था, उस समय 1956 के समय यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्री तखतमल जैन। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं प्रमुख रियासतें जो पार्ट बी में थी और आज मध्य प्रदेश का हिस्सा बनी। होलकर रियासत इंदौर, ये तो आप जानते ही होंगे। सिंधिया रियासत ग्वालियर की, ये दो बड़ी रियासतें तो थी। फिर एक देवास सीनियर थी, एक देवास जूनियर थी। उसके बाद थी बड़वानी, भूमिया, जावरा, पिपलौद, राजगढ़, काठियावाड़, रतलाम, धार, अलीराजपुर, सीतामऊ, मंथार और मोहम्मदगढ़। ये प्रमुख रियासतें थी पार्ट बी की, जो आज के मध्य प्रदेश का हिस्सा बनी। चलिए अब अपन बात करते हैं विंध्य प्रदेश अर्थात पार्ट सी की। मैप पर देखें तो ये जो ग्रीन कलर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये है पार्ट सी। ठीक है, यही है कौन सा इलाका? यही इलाका है विंध्य प्रदेश का क्षेत्र। कौन सा इलाका है बेटा? ये विंध्य प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र कौन सा हो गया हमारा? बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश अर्थात पार्ट सी का गठन मार्च 1948 में किया गया। कब गठित हुआ बेटा ये? मार्च 1948 में, आज़ादी के जस्ट बाद गठन हुआ किसका? विंध्य प्रदेश का। क्योंकि यही वो इलाका है जहाँ का पूर्वी क्षेत्र आप देखें तो ये बघेलखंड का क्षेत्र हो जाता है, और इसी वाले इलाके का पश्चिमी इलाका अगर आप देखें तो ये बुंदेलखंड हो जाता है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड की कितनी बेटा? 38 रियासतों को मिलाया गया और विंध्य प्रदेश अर्थात पार्ट सी का गठन मार्च 1948 में किया गया। अब देखा जाए तो 13 मार्च 1948 को रियासतों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। ये जो 38 रियासतों के मालिक थे, इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। 4 अप्रैल 1948 को केंद्रीय मंत्री श्री एन.वी. गाडगिल द्वारा विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किया गया। जैसे अभी अपन ने देखा था कि पार्ट बी अर्थात मध्य भारत का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, वैसे ही इस विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किया था एन.वी. गाडगिल ने। क्या नाम है बेटा? एन.वी. गाडगिल। और इसकी राजधानी क्या रही? इसकी राजधानी बनाई गई रीवा। अब विंध्य पर्वतमालाओं पर यह क्षेत्र अवस्थित है, उसी के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा है क्या? विंध्य प्रदेश। ठीक है, तो मार्च 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाया गया और इसे नाम दिया गया क्या? विंध्य प्रदेश का। राजधानी थी इसकी रीवा। अब इसके नेतृत्व के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि प्रारंभिक प्रशासनिक संरचना इस विंध्य प्रदेश की किस प्रकार की थी। तो ये पूरा जो क्षेत्र है उसमें दो प्रमुख इकाइयां थी, एक था बुंदेलखंड और एक था बघेलखंड। लेकिन रीवा के जो उस समय के महाराजा थे, क्योंकि रीवा तो एक बहुत ही बड़ी रियासत था, उस समय के जो महाराजा थे वे थे मार्तंड सहदेव। क्या नाम था बेटा इनका? मार्तंड सहदेव।
ये राज प्रमुख थे। और अभी अपन ने देखा कि उस समय राज प्रमुख का जो दर्जा था वो आज के राज्यपाल के बराबर का होता है। अब बघेलखंड में जो मंत्रिमंडल है, अर्थात बघेलखंड क्षेत्र के मुख्यमंत्री और बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री ये अलग अलग थे। बघेलखंड मंत्रिमंडल कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के अधीन था, अर्थात बघेलखंड क्षेत्र के जो मंत्री थे वे थे कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। और बुंदेलखंड क्षेत्र में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, अर्थात बुंदेलखंड क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री थे वे थे श्री कामता प्रसाद सक्सेना। ठीक है, तो कप्तान अवधेश प्रताप सिंह ये बघेलखंड के मुख्यमंत्री थे और श्री कामता प्रसाद सक्सेना ये बुंदेलखंड क्षेत्र के मुख्यमंत्री थे। और इस पूरे इलाके के विंध्याचल क्षेत्र के जो राज प्रमुख थे वे थे मार्तंड सहदेव। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये जो व्यवस्था थी बड़ी जटिल थी, और जटिल व्यवस्था होने के कारण प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें परेशानियां आ रही थी। इसलिए ये जो मंत्रिमंडल अलग अलग थे इन्हें संयुक्त किया गया। तो संयुक्त मंत्रिमंडल एवं राजनीतिक परिवर्तन, जुलाई 1948 की बात है, दोनों सरकारों को मिलाकर एक संयुक्त मंत्रिमंडल बना और कप्तान अवधेश प्रताप सिंह यहाँ के प्रधान बने। अर्थात जो संयुक्त एरिया बना था बुंदेलखंड और बघेलखंड का, उसके मुख्यमंत्री कौन बन गए? कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। 14 अप्रैल 1949 को अवधेश प्रताप सिंह सरकार ने किसी कारण से इस्तीफा दे दिया। 1 मई 1949 को श्रीनाथ मेहता के नेतृत्व में नई सरकार बनी। कहाँ? विंध्याचल में। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को केंद्र शासित पार्ट सी स्टेट बनाया गया। ठीक है, तो जो पूरा विंध्य प्रदेश था वो 1950 में शामिल हो गया बेटा किसमें? पार्ट सी में। अब लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, क्योंकि संविधान लागू हो गया था, तो संविधान के बाद लागू होने के बाद तो देश में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना ही होना थी। तो 1951 में गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट एक्ट पारित हुआ। 60 निर्वाचित प्रतिनिधियों की विधानसभा यहाँ पर गठित हुई संविधान लागू होने के बाद। और 2 अप्रैल 1952 को मुख्यमंत्री शंभूनाथ शुक्ल के नेतृत्व में यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो इस प्रकार से पहले अलग अलग मंत्रिमंडल हुआ करते थे बुंदेलखंड के और बघेलखंड के। फिर उसके बाद कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। फिर अवधेश प्रताप सिंह सरकार ने इस्तीफा दे दिया। फिर श्रीनाथ मेहता के नेतृत्व में सरकार बनी। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में शामिल किया गया, जो कि केंद्र शासित था। फिर जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद एक कानून बना, गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट एक्ट। 60 निर्वाचित प्रतिनिधियों की यहाँ पर विधानसभा भी गठित हो गई। और 2 अप्रैल 1952 को शंभूनाथ शुक्ल के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार का गठन हुआ। अब पार्ट सी की जो प्रमुख रियासतें हैं जो आज के मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वो है सबसे पहले तो रीवा, पन्ना, ओरछा, समथर, दतिया, नौगांव, अजयगढ़, मैहर, सरीला, भैंसदा, छतरपुर, गरौली, बिजावर और कोठी। ये प्रमुख रियासतें हैं जो आज के कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश का हिस्सा बनी है। बात करते हैं भोपाल राज्य की। भोपाल राज्य किस प्रकार से पार्ट सी में शामिल हुआ? तो आधुनिक जो भोपाल रियासत है, ठीक है, इसकी नींव दोस्त मोहम्मद खान ने रखी थी। और दोस्त मोहम्मद खान जो थे ये मुगल सेना में एक सैनिक थे। उन्होंने क्या किया, भोपाल के आसपास के इलाके हैं, बैरसिया, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बैरसिया और शमशाबाद को अपने अधिकार में ले लिया। फिर चौहानों से जगदीशपुर क्षेत्र जीता और इसका नाम इस्लाम नगर रख दिया। ये भी अभी भोपाल के पास ही एक इलाका आता है, इस्लाम नगर। ठीक है, तो इस प्रकार से आधुनिक भोपाल रियासत का संस्थापक माना जाता है किसे? दोस्त मोहम्मद खान के लिए। ठीक है, अब अंग्रेजी काल में भोपाल की स्थिति क्या थी? तो अंग्रेजी शासन में देशी रियासतों को मिलाकर सेंट्रल इंडिया एजेंसी बनाई गई थी, परंतु भोपाल मुस्लिम शासकों के अधीन एक प्रमुख रियासत बना और भोपाल में नवाबी शासन 1949 तक बना रहा। 1949 में फिर जनता के आंदोलन के कारण इसका विलय करा लिया गया था। ठीक है, नवाब हमीदुल्ला खान
ये 17 मई 1926 को भोपाल की गद्दी पर विराजमान हुए। योग्य एवं कुशल शासक माने जाते हैं कौन? नवाब हमीदुल्ला खान। ठीक है, अब मार्च 1948 की बात है। नवाब हमीदुल्ला खान ने अंग्रेजी शासन से कह दिया कि वे किसी भी संघ का हिस्सा बनना नहीं चाहते, वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। परंतु भोपाल की जो जनता थी वो विलय के पक्ष में थी कि भारत सरकार में भोपाल का विलय किया जाए। दिसंबर 1948 में जनता ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नवाब ने स्वतंत्र बनाए रखने का प्रयास किया, परंतु जनता जनार्दन के सामने सभी हार जाते हैं। अंततः 30 अप्रैल 1949 को भारत में विलय भोपाल रियासत का कर दिया, अर्थात नवाब हमीदुल्ला खान ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी और इनके प्रयासों से ही भोपाल जो है पार्ट सी में शामिल कर दिया गया। 1 जून 1949 को भोपाल चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, इसे पार्ट सी स्टेट घोषित कर दिया गया और यहाँ के प्रथम आयुक्त मतलब कलेक्टर NB बैनर्जी बनाए गए थे। इस प्रकार से नवाब हमीदुल्ला खान के हाथ से शासन भारत सरकार के अधीन आ गया और भारत सरकार की तरफ से यहाँ के प्रशासक किसे बनाया गया? NB बैनर्जी को। जनवरी 1952 में भोपाल में चुनाव संपन्न हुए। 20 मार्च 1952 को निर्वाचित प्रतिनिधियों ने शासन संभाला और भोपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1956 में राज्यों का जब पुनर्गठन हो रहा था उस समय भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। कौन थे बेटा? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और भोपाल राज्य का मध्य प्रदेश में विलय हुआ, लेकिन उस समय भोपाल जो है सीहोर जिले का एक हिस्सा हुआ करता था। भोपाल भले राजधानी था मध्य प्रदेश की, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं था, वह सीहोर जिले का ही एक हिस्सा था। 13 सितंबर 1972 को, कब की बात है बेटा? 13 सितंबर 1972 को सीहोर जिले से अलग होकर भोपाल एक नए जिले के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, इस प्रकार से भोपाल की विधिवत स्थापना 2 अक्टूबर 1972 की मानी जाती है एक जिले के रूप में, जबकि मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बन गया था, परंतु वह सीहोर जिले का एक हिस्सा हुआ करता था। इस प्रकार से जो भोपाल राज्य है वो वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा बना और एक जिले के रूप में 1972 में स्थापित हुआ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हमने सीपी बरार को देखा सबसे पहले। सीपी बरार कन्वर्ट हुआ था स्टेट ए में जिसकी राजधानी थी नागपुर। मध्य भारत को देखा हमने, मध्य भारत कन्वर्ट हुआ स्टेट बी में और इसकी राजधानी रही ग्वालियर और इंदौर। 7 माह 5 माह, किसी किसी किताब में दिया है 6-6 माह। और फिर विंध्य प्रदेश को देखा जो स्टेट सी का हिस्सा था, राजधानी रीवा थी। भोपाल को भी अंततः शामिल कर दिए गए स्टेट सी में और भोपाल स्टेट तो भोपाल ही इसकी राजधानी रही। अब 1956 की स्थिति क्या है? अभी तो अपन ने 1956 के पहले वाली स्थितियां देखी। अब जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी तो 1956 की स्थिति क्या बनी? ठीक है, तो फजल अली आयोग की गठन हुआ था वर्ष 1953 में और 1 नवंबर 1956 को इसकी सिफारिशें लागू कर दी गई। अर्थात फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही वर्तमान मध्य प्रदेश में फेरबदल हुआ था। यह हम बोल सकते हैं कि इसके पूर्व वाले मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में फेरबदल हुआ था। फजल अली जो आयोग था इसके 2 और सदस्य थे, KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। फजल अली आयोग की सिफारिश से पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। टोटल कितनी रियासतें तीनों पार्ट्स की शामिल हुई बेटा? तो 79 रियासतें शामिल हुई पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की। ठीक है, अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश तीनों क्षेत्रों को मिलाकर गठित किया गया। ये तो अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे।
मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत किया गया। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1956 में, उसकी धारा 9 के तहत मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 7 संभाग और 43 जिले सम्मिलित थे। अर्थात 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश स्थापित हुआ, तब पूरे जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तब टोटल इसमें 7 संभाग और 43 जिले थे। इस स्थिति से जब यहाँ पर आए तो कितने 7 संभाग और 43 जिले मध्य प्रदेश में स्थापित हुए। फजल अली आयोग ने जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की अनुशंसा दी थी, परंतु जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जबलपुर के स्थान पर भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ है पार्ट ए, बी और सी को मिलाकर। अगर देखें तो सीपी बरार, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट को मिलाकर मध्य प्रदेश गठित हुआ। अच्छा, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, तो ये जो पार्ट ए हमने पढ़ा है, ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। तो पार्ट ए के जो 8 जिले थे, कौन कौन से, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा, ये सब बंबई राज्य में सम्मिलित कर दी गए। उस समय महाराष्ट्र नहीं था, याद रखिएगा, उस समय बंबई स्टेट हुआ करता था। तो ये जो 8 जिले हैं, ये 8 जिले बॉम्बे स्टेट को दे दिए गए। पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ, तो ये वाला क्षेत्र है पार्ट बी, अर्थात मध्य भारत, इसमें भी परिवर्तन हुए थे। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, तो राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया और मंदसौर जिले का जो एक क्षेत्र था, कौन सा, सुनील टप्पा, इसे राजस्थान को दे दिया गया। ठीक है, सिरोंज इस इलाके पर राजस्थान का शासन था, या राजस्थान में ये क्षेत्र शामिल था, इसे शामिल कर दिया गया किसमें, विदिशा जिले में। और मंदसौर जिले का एक इलाका था सुनील टप्पा, इसे दे दिया गया किसे, राजस्थान को। पार्ट सी, तो ये है पार्ट सी। तो पार्ट सी में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ये ज्यों का त्यों वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। ठीक है, इस मैप को आप लोग बहुत अच्छे से समराइज कीजिएगा, क्योंकि इस मैप में वो तमाम सारी चीज़ें दी गई हैं कि कौन कौन सा जिला मध्य प्रदेश में कब कब गठित हुआ है। ठीक है, चलिए अब 2 अक्टूबर 1972 को विधिवत रूप से स्थापित हुआ भोपाल, जो पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, पहले भोपाल जो है सीहोर जिले की एक तहसील था। इस मैप को भी देख लीजिए, ये वाला क्षेत्र है भोपाल और ये क्षेत्र है सीहोर। तो भोपाल जो है उस समय सीहोर क्षेत्र का ही इलाका हुआ करता था। ठीक है, फिर 26 जनवरी 1973 की बात करें तो राजनंदगांव, ये दुर्ग से अलग होकर जिला बना, परंतु राजनंदगांव अब शामिल हो गया है किसमें, छत्तीसगढ़ में। मई 1998 की बात करें तो उस समय के मध्य प्रदेश में 10 जिले स्थापित हुए थे। ठीक है, VR दुबे समिति की सिफारिश पर 10 जिले स्थापित हुए थे मई 1998 में। इन 10 जिलों में से वर्तमान मध्य प्रदेश में 4 ही जिले शामिल हैं, कौन कौन से, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। कौन कौन से हैं, बड़वानी, श्योपुर, फिर उसके बाद डिंडोरी, ये वाला क्षेत्र हो गया डिंडोरी, और ये क्षेत्र हो गया कटनी। ठीक है, इसके अलावा बाकी के जो 6 जिले हैं वो अब छत्तीसगढ़ में चले गए, लेकिन ये जिले कब स्थापित हुए थे, मई 1998 में। जून 1998 की यदि हम बात करें तो फिर से मध्य प्रदेश में 6 और जिले बने। इस बार सहदेव समिति की सिफारिश पर ये 6 जिले बने थे। इन 6 जिलों में से 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा है, हरदा, उमरिया और नीमच। कौन कौन से हैं बेटा, हरदा, उमरिया और नीमच। ये है हरदा, ये है उमरिया और ये है नीमच।
ठीक है। ये भी कब बने थे बेटा? जून 1998 में बने थे। 6 जिले, जिसमें से 3 जिले आज के एमपी का हिस्सा है। फिर 15 अगस्त सन 2003 की बात करें, क्योंकि 1 नवंबर सन 2000 को तो मध्य प्रदेश ही विभाजित हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। उसके बाद 15 अगस्त सन 2003 को 3 और जिले बने, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर, ठीक है। खंडवा, गुना और शहडोल से अलग होकर ये 3 नए जिले बनाए गए। देखिए अब ध्यान से, बुरहानपुर ये खंडवा से अलग हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अशोकनगर, तो ये गुना से अलग हुआ। फिर हम बात करें शहडोल की, तो ये अनूपपुर से अलग हुआ, ये, ठीक है। फिर 17 मई सन 2008 की यदि बात करें, तो अलीराजपुर बना। झाबुआ से अलग होकर मध्य प्रदेश के 49वें जिले के रूप में स्थापित हुआ। कौन सा जिला? अलीराजपुर। देखिए अब ध्यान से, ये वाला क्षेत्र है अलीराजपुर और ये क्षेत्र है झाबुआ। तो झाबुआ से अलग होकर नए जिले के रूप में स्थापित हुआ क्या? अलीराजपुर। फिर 24 मई सन 2008 की बात करें, तो यहां पर बना सिंगरौली। सीधी से अलग होकर मध्य प्रदेश के 50वें जिले के रूप में स्थापित हुआ क्या? सिंगरौली, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए बेटा, ये है सीधी जिला और ये है सिंगरौली जिला। तो सीधी से अलग होकर स्थापित हुआ कौन सा? सिंगरौली। फिर 16 अगस्त वर्ष 2013 की बात करें, तो एक और नवीन जिला बना, आगरमालवा। किससे अलग हुआ? तो शाजापुर से अलग होकर मध्य प्रदेश के 51वें जिले के रूप में स्थापित हुआ क्या? आगरमालवा। ध्यान से देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है शाजापुर और ये क्षेत्र है आगरमालवा, ठीक है। तो शाजापुर और आगरमालवा एक दूसरे से अलग हुए, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर वर्ष 2018 की बात करें, एक और नवीन जिला बना, निवाड़ी। टीकमगढ़ से अलग होकर मध्य प्रदेश के 52वें जिले के रूप में निवाड़ी की स्थापना हुई, ठीक है। ये वाला क्षेत्र आ गया आपका टीकमगढ़ और ये क्षेत्र है निवाड़ी, क्लियर। फिर 13 अगस्त वर्ष 2023 की यदि हम बात करें, तो मऊगंज रीवा से अलग होकर मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में स्थापित हुआ क्या? मऊगंज, ठीक है। रीवा से अलग होकर मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में स्थापित हुआ बेटा क्या? मऊगंज। ये बात कब की है? 13 अगस्त वर्ष 2023 की है। 5 अक्टूबर वर्ष 2023 की बात करें हम, तो पांडुरना छिंदवाड़ा से अलग होकर मध्य प्रदेश के 54वें जिले के रूप में स्थापित हुआ क्या? पांडुरना, ठीक है। 5 अक्टूबर वर्ष 2023 की यदि हम बात करें, तो एक नवीन जिले के रूप में स्थापित हुआ क्या? मैहर। तो सतना से अलग होकर मध्य प्रदेश के 55वें जिले के रूप में स्थापित हुआ क्या? मैहर। तो सतना से अलग होकर मध्य प्रदेश के 55वें जिले के रूप में स्थापित हुआ क्या बेटा? मैहर। तो इस प्रकार से वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 55 जिले हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा जिला कहां से अलग हुआ है और कब बना है, इसको भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। भोपाल 1972 में जिला बना, किसका हिस्सा हुआ करता था? सीहोर का, ठीक है। तो ये है बेटा भोपाल और ये है कौन सा क्षेत्र? सीहोर, ठीक है। इसी प्रकार से 1998 में बड़वानी ये बना खरगोन से अलग होकर। 1998 में ही श्योपुर बना मुरैना से अलग होकर। तो ये है श्योपुर और ये है मुरैना। इसी प्रकार से 1998 में ही बना कटनी जबलपुर से अलग होकर, ठीक है। तो ये है जबलपुर वाला क्षेत्र और ये है कटनी वाला क्षेत्र, ठीक है। इसी प्रकार से 1998 में डिंडोरी बना मंडला से अलग होकर, ठीक है। तो ये है डिंडोरी और ये वाला क्षेत्र है आपका मंडला। हरदा 1998 में ही होशंगाबाद से अलग होकर एक नया जिला बना, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र हो गया आपका हरदा
और ये हो गया नर्मदापुरम। लेकिन उस समय नर्मदापुरम ही कहलाता था क्या, होशंगाबाद। उमरिया 1998 में ही शहडोल से अलग होकर एक नवीन जिले के रूप में स्थापित हुआ। तो ये है शहडोल और ये है उमरिया। ठीक है। नीमच 1998 में ही मंदसौर से अलग होकर एक नवीन जिले के रूप में स्थापित हुआ। तो ये है बेटा हमारे नीमच और मंदसौर। फिर 2003 की यदि बात करें तो अशोकनगर एक नया जिला बना गुना से अलग होकर। तो ये है गुना और अशोकनगर। ठीक है। 2003 में ही अनूपपुर नया जिला बना शहडोल से अलग होकर। तो ये है बेटा अनूपपुर और ये हो गया आपका शहडोल। ठीक है। 2003 में ही बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर एक नवीन जिला बना। तो ये है बुरहानपुर और ये है खंडवा। 2008 में ही अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर एक नया जिला बना। तो यह है झाबुआ और अलीराजपुर। 2008 में ही सिंगरौली सीधी से अलग होकर एक नया जिला बना। तो ये होगा बेटा आपकी सीधी और सिंगरौली। 2013 में आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर एक नया जिला बना। ये है आगर मालवा और ये है शाजापुर। 2018 में निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। तो यह है निवाड़ी और टीकमगढ़। 2023 में रीवा को विभाजित करके मऊगंज एक नए जिले के रूप में स्थापित किया गया। तो ये है बेटा रीवा और मऊगंज। 2023 में पांढुर्णा छिंदवाड़ा को विभाजित करके एक नए जिले के रूप में स्थापित किया गया। तो ये है बेटा छिंदवाड़ा और पांढुर्णा। 2023 में ही मैहर नवीन जिला बना सतना को विभाजित करके। तो ये है बेटा सतना और मैहर। इस प्रकार से वर्तमान मध्य प्रदेश में 55 जिले बने। ठीक है। फिर अविभाजित मध्य प्रदेश को भी देख लेते हैं हम। सन 2000 के पहले का जो मध्य प्रदेश है, अविभाजित मध्य प्रदेश की जो सीमा थी ये 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। कौन कौन से वे 7 राज्य हैं? तो एक हो गया बेटा राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात का क्षेत्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद ओडिशा और नीचे आंध्र प्रदेश। तो जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। अविभाजित मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग शामिल थे। अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर का था। इसके उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, ऊपर से नीचे का जो विस्तार है ये वाला, ये टोटल 996 किलोमीटर का था। और पश्चिम से पूर्व की ओर जो विस्तार है वो 1127 किलोमीटर का था। ये आज के मध्य प्रदेश का नहीं है, ये उस समय के मध्य प्रदेश का है, सन 2000 के पहले वाला, जब छत्तीसगढ़ आज के मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन और मध्य प्रदेश का विभाजन। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संभाग के विषय में। थैंक यू।